हाँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट है जैसे पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं। और 5 वायु सैनिक, 2 ऑफिसर और 3 अदर रैंक शहीद हो गए हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल आपके साथ हूं जब आप कहते हैं कि हमारे पूरे वायुसेना के लिए ये एक इस समय एक धक्का है। लेकिन ये नहीं है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में इसकी वजह से कोई कमी आई हो। ये हम्म। जरूर है कि AN-32 जहाज जो है एक बहुत ही अच्छा वर्क हॉर्स था। मीडियम टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है, 5 से 6 टन का ये लोड कैरी कर सकता है। और खासकर बिकॉज इसकी शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग होती है, यानी कि बहुत कम रनवे का लेंथ लेता है टेक ऑफ करने के लिए, लैंडिंग के लिए, और सेमी प्रिपेयर्ड सर्फेसेस से भी टेक ऑफ कर सकता है। यानी कि पूरा रनवे टाइप मटेरियल जैसे बिटुमेन का होता है, कंक्रीट होता है, वैसा ही ना हो, अगर सेमी प्रिपेयर्ड रनवे भी हो तो उस पे भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है वो। और खासकर पहाड़ों में हॉट एंड हाई टेम्परेचर्स के अंदर ये बहुत ही अच्छा जहाज है। इसमें हम लोग कैजुअलिटी इवैक्यूएशन कराते हैं, मेडिकल जी। इवैक्यूएशन कराते हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, हम भेजते हैं हमारी सप्लाईज उन जवानों को जो ऐसे जगहों पे है जहां पे बहुत मुश्किल है रोड से पहुंचना या बहुत समय लगता है। तो उनके उनके पास अपनी सामग्री भेजना, उनके लिए एसेंशियल सप्लाईज भेजना, उसमें इस जहाज का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये हम्म। इंट्रा थिएटर यूज होता है। और खासकर जो पहाड़ हैं अरुणाचल प्रदेश में, या फिर तभी ये जोरहाट का एक्सीडेंट है, या फिर लद्दाख के एरियाज के हैं, वहां पे इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इस AN-32 एक्सीडेंट पे आते हैं। आप देखिए इसको, ये जो AN-32 एयरक्राफ्ट इस समय दिख रहा है, ये रनवे के ऊपर नहीं दिख रहा। इसका मतलब है रनवे से फिसल के या किसी और कारणवश ये आ गया है। जो रनवे के पास जमीन होती है, जो ज्यादातर घास से होती है और थोड़े मोटे ऑब्स्टिकल्स होते हैं वहां पे। और जी। क्योंकि ये रनवे से बाहर आया, तो आप देखिए इसने कुछ रोलिंग की है। अगर आप देखें इसमें ये एक साइड पे टर्न भी है। तो हम्म। इसका ये मतलब है कि उसके बाद ये 2 हिस्सों में टूट चुका है। मिनिमम 2 पीस इसके दिख रहे हैं। तो ये जहाज आप देखिए, उसके पास ही एक पेन भी है, ब्लास्ट पेन कहते हैं हम उसको। उसके अंदर भी जहाजों को रखा जाता है, लेकिन उसके पास है, उससे लगा नहीं है अभी, उससे दूर है थोड़ा, लेकिन है पास में उसके। और वहीं पे आपको धुएं का गुबार दिख रहा है, यानी कि जब ये पलट रहा था तो हम्म। पलटी खाते समय इसका कहीं ना कहीं जो फ्यूल पाइपलाइंस हैं वो रप्चर हो गई होंगी, जिसकी वजह से जो फ्यूल था उसने आग ले ली। और आग लेने से ये काला धुआं, जो फ्यूल का धुआं है, वो आप देख पा रहे हैं। आखिरी चीज इस पे मैं कहना चाहूंगा, जब आप देखिए इसके पीछे आपको बादल भी दिख रहे हैं। आपने बिल्कुल। देखा होगा कि इसका मतलब है कि मॉनसून वहां पहुंच चुका है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में लो क्लाउड्स हैं, और हो सकता है वहां पे उस समय या तो पहले बारिश हुई हो, या फिर जो क्लाउड से नीचे आने के समय रनवे बहुत पास में हो। ये हमारे को अभी फैक्ट्स दिख रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन तमाम ऐसे सवाल हैं इसी शो में। मैं अपने कमेंट बॉक्स को भी पढ़ रहा था, क्योंकि बात जब इस साल की शुरुआत से ही देखी जाए, जनवरी के बाद अभी हम ज़्यादा आगे नहीं आए हैं, सिर्फ 6 महीने बीते हैं। तमाम ऐसे हमने फेलियर्स देखे हैं अपने इस एयरफोर्स पर। अब इसके पीछे कई सवाल हो सकते हैं, मेंटेनेंस, उसमें स्पेयर पार्ट्स और तमाम वो खामियां, क्योंकि कहीं ट्रेनिंग विमान गिरता है, कहीं सुखोई क्रैश हुआ, कभी हार्ड लैंडिंग की खबरें आई है सर, और अभी इस तरह से 2 टुकड़ों में विमान टूटता नजर आया। आप सर कैसे देख पा रहे हैं? क्या वास्तव में इसके पीछे कोई कमी है? उसमें मेंटेनेंस हो सकता है, स्क्रैप पार्ट्स हो सकते हैं, या फिर कोई टेक्निकल लापरवाही जैसा कोई अगर आपको नजर आ रहा है? देखिए, आप पहला इंप्रेशन इस जहाज का देखते हैं, तो हम्म। अभी तो ये एक्सीडेंट हुआ है। जी। पूरे फैक्ट्स भी मेरे पास नहीं है। मैं इसको ये नहीं कह सकता हूं कि ये टेक्निकल खामियों की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। हम्म। मैंने जो आपको जो फैक्ट स्टेट किए, उसके आगे अपना एक्सपीरियंस के साथ ये कह सकता हूं कि ये जहाज लैंडिंग के लिए आ रहा था। अब ये देखिए, लो क्लाउड्स भी हैं। तो क्या ये वेदर का कोई इसके ऊपर इफेक्ट था? क्या कोई हार्ड लैंडिंग हुई है? क्या अंडर कैरेज कोलैप्स हुआ है? क्या कोई इंजन फेलियर शॉर्ट फाइनल्स पे हुआ है? क्या हम्म। इसके जो विंड शेयर एक होता है, जो कि बिल्कुल लैंडिंग से पहले ना विंड की स्पीड एकदम बदल जाती है जब भी मॉनसून सीजन आते हैं। आप देखेंगे ना, हवाएं चलती हैं, एकदम तेज हो जाती हैं, फिर एकदम धीरे हो जाती हैं। जी। तो उस
का बहुत इफेक्ट पड़ता है लैंडिंग के ऊपर भी। तो ये सारी चीजें तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो कि एस्टैब्लिश की गई है, अभी तो बहुत जल्दी है मैं किसी चीज पे भी कहूँ, या अगर हम्म। पानी था क्या रनवे के ऊपर जिससे वो स्लिप करके रनवे से बाहर चला गया, तो अंडर कैरेज कोलैप्स भी हो सकता है, हार्ड लैंडिंग भी हो सकती है, विंड शेयर भी हो सकता है, वेदर का इफेक्ट भी हो सकता है, या फिर जो पानी की वजह से स्किड भी कर सकता है, और स्किड करके अगर वो रनवे से बाहर गया तो वो भी हो सकता है। तो ये सब इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। अब आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं। देखिए, हमारी वायुसेना का रिकॉर्ड जो है, अगर हम मिलियंस ऑफ आवर्स में देखते हैं ना, जी। हमेशा मिलियंस ऑफ आवर्स के अंदर एक्सीडेंट रिकॉर्ड देखा जाता है। आप कितने फ्लाई करते हो और उसमें कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हमारी भारतीय वायुसेना जो है एक प्रोफेशनल अच्छी वायुसेना के हिसाब से देखी जाती है। आप अमेरिकन एयरफोर्स को देख लीजिए, F-35 के हर साल एक ना एक एक्सीडेंट हो रहा था। मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट इस दुनिया का, हम्म। मोस्ट मॉडर्न F-35 स्टेल्थ जहाज, सबसे एडवांस टेक्निक्स हैं उसके अंदर, टेक्नोलॉजी है, फिर भी हर साल कम से कम एक एक्सीडेंट उस जहाज का हो जाता है। तो इनहेरेंटली फ्लाइंग के अंदर एक्सीडेंट, जैसे रोड में आप रोज पढ़ते हैं, उससे काफी सेफ है फ्लाइंग। आप रोज अगर देखें तो हर कुछ मिनटों में इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हो रहा होता है। ये तो आपको भी मालूम है, मुझे जी। भी मालूम है। रोड के अंदर उल्टा रोड में जाना बहुत ही अनसेफ है। लेकिन साथ में ये कहूंगा कि भारतीय वायुसेना जो है हमारी बहुत ही प्रोफेशनल एयरफोर्स है। इसकी रिस्पेक्ट पूरे विश्व में है। जहां पे भी मैं गया हूं, अगर मैंने ये कहा वहां जाके कि मैं भारतीय वायुसेना का फाइटर पायलट हूं, आप मानेंगे नहीं जिस इज्जत से मुझे उस देश के लोग, उसके प्रोफेशनल मिलिट्री वाले जो बात करते थे और मेरे से हम्म। एडवाइस लेते थे कि अगर ये सिचुएशन हो तो कैसे किया जाए। तो वो चीज जो भारतीय वायुसेना के पायलट्स और टेक्नीशियंस और क्रू की है पूरे विश्व के अंदर, एक जो इमेज है। और हमने तो, आपको ये भी पता ही होगा कि हमने पाकिस्तानियों को बचाया है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंदर। बिल्कुल। हमारे जहाज गए, हमारे हेलीकॉप्टर्स ने जाके उधर से उनको उठाया, ऐसी जगहों से जहां रिबेल्स उनके ऊपर फायर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशनलिज्म है, ट्रेनिंग बड़ी हाई क्वालिटी की है। लेकिन एक दो इश्यूज मैं आपके साथ नरेट करना चाहता हूं, जो कि कॉजेस भी हो सकते हैं। हम्म। इस एक्सटेंट का नहीं मैं कह रहा, मैं जनरल की बात कर रहा हूं। अगर देखिए, हमारे पास इस समय 29 फाइटर स्क्वाड में, और 29 फाइटर स्क्वाड में से जो 12 है ना, वो 40 साल या उससे ऊपर के हो चुके हैं। बिल्कुल। अब AN-32 जहाज भी जो अभी हम देख रहे हैं ये क्रैश, हम्म। ये पहले पता कब आया था? 1984 में। जी। यानी कि हमारे पास 125 जहाज हमने खरीदे रशिया से। इस 125 जहाज में से आज जो जहाज बचे हैं 60 के करीब को मिड लाइफ अपग्रेड किया गया है। और ये जहाजों को अगर हम देखें तो 32 से 42 साल के बीच में जहाज होंगे। मुझे नहीं पता ये वाला जहाज जिसका क्रैश हुआ उसका कितना एज होगा, पर कम हम्म। से कम 32 होगा और ज्यादा से ज्यादा 42 होगा। दूसरी चीज, फरवरी 2022 से जब से युद्ध शुरू हुआ है रशिया यूक्रेन का, तो जो हमारे इसके स्पेयर पार्ट्स आते थे रशिया यूक्रेन के, वो सप्लाई चेन में रुकावट आ गई है, जिसकी वजह से HAL ने बहुत मदद की है इसके अंदर, अपने अपने स्पेयर पार्ट्स दिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रिटिकल लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स होती हैं जिनको हम या HAL नहीं कर सकता। वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो होता है, जैसे रशियंस है कंपनीज जिन्होंने, एनोतोनोव कंपनी जिसने ये बनाया है जहाज AN-32, तो वो वाली कंपनी से ही आते हैं। लेकिन अभी उनकी सप्लाई की कमी की वजह से हम उनको या तो लोकली बना रहे हैं, और जो नहीं बन सकते तो जो हमारे पुराने AN-32 जहाज हैं उनको जी। कैनिबलाइज कर रहे हैं। कैनिबलाइज का मतलब होता है उसमें से कंपोनेंट्स निकाल के, स्पेयर पार्ट्स निकाल के इन जहाजों में लगाएं ताकि ये जहाज उड़ सके। अच्छा, अब इसमें एक चीज आ जाती है। उसी तरीके से अगर हम फाइटर स्क्वाड को देखें तो 29 में से 17 फाइटर स्क्वाड जो है हमारे, माफ कीजिएगा, 29 में से 12 फाइटर स्क्वाड जो है वो 40 साल से ऊपर नियरली उनकी एज हो चुकी है। अगर हम हम्म। मिराज 2000 देखें, जैगुआर देखें या MiG-29 देखें। लेकिन हमारा जो LCA प्रोजेक्ट है वो इतना डिले हो गया है, आपने देखा अभी तक एक भी मार्क 1 हमको नहीं मिला। जी। और इस वजह से गुस्से में डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इनके ऊपर हम कुछ ना कुछ फी लगा देंगे, कुछ इनके ऊपर पनिशमेंट लगाएंगे, इनके ऊपर पैसों की फाइन लगाएंगे कोई। तो ऐसी बात, आखिर देखिए, अब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो समझ रहे हैं कि देश को इस समय जरूरत है फाइटर जहाजों की, जरूरत है ट्रांसपोर्ट जहाजों की, जरूरत है हेलीकॉप्टर्स की, क्योंकि सबकी जो उम्र है ना
वो बढ़ती जा रही है। और जब उम्र बढ़ती है तो जो चाहे कितनी भी आप मेंटेनेंस कर लें, अब आप देखिए, आप हम किसी समय में 15 साल पुरानी कार को निकाल देना चाहते थे, करेक्ट, हम्म। दिल्ली की सड़कों से, आपको याद होगा, फिर वो रूल वापस ले लिया गवर्नमेंट ने, पर जी जी। वो रूल बनाने की कोशिश की गई थी। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब जहाज ओल्ड होते हैं, पुराने होते हैं, तो उनकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है और पार्ट्स के फेलियर्स भी बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज जरूरत है हमारे को, जो एडवांस फाइटर्स, अभी हम 114 रफाल लेने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, हम्म 114 जहाज रफाल लेने जा रही है। और जो AN-32 का रिप्लेसमेंट है, C295, बड़ौदा में जो एयरबस कंपनी है इटली की, वो और भारत की जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, वो बना रहे हैं जहाज। पहला जहाज अगस्त में उड़ेगा, जो उन्होंने बनाया, जो भारत के अंदर बना है। 16 वैसे जहाज भारत में आ चुके हैं। तो यानी कि 56 हम वो ले रहे हैं, वो एवरो को और AN-32 को रिप्लेस करेंगे आने वाले समय में। और साथ में हम दूसरे भी हम रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू कर रहे हैं कि हमको और मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है, भारतीय वायुसेना भी एक्शन ले रही है, उसके आ भी रहे हैं। लेकिन ये जो इंटरिम पीरियड होता है, इसके अंदर ये चीजें मैटर करती है कि आपके अगर जहाज ओल्ड होते हैं तो रिक्वायरमेंट स्पेस की भी बढ़ती है, मेंटेनेंस की भी बढ़ती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और टेक्नोलॉजी जो इनके अंदर यूज होती है, जो 40 साल या हम्म 30 साल 40 साल पुराने जहाज होते हैं, वो टेक्नोलॉजी भी पुरानी होती है। तो वो पायलट को उतना मार्जिन ऑफ एरर नहीं देती जो आज की टेक्नोलॉजीज भारत इनको देती है। तो ये कहीं ना कहीं इश्यूज हैं जिन्हें सॉर्ट आउट भी किया जा रहा है, लेकिन ये इंटरिम समय है जहां पे। हम्म। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इनमें से कोई भी ऐसा इशू जो है जिस उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ होगा। ये मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया, ये जी। एक्सीडेंट का अश्विंदर रीजन जी, में। आपसे और डिटेल में समझेंगे इस पूरे मंजर को कि आखिर क्यों पुराने विमान आज भी इंडियन एयरफोर्स में हैं, उनकी महत्ता कितनी है और आखिर क्या वजह है कि आज भी देश की सेवा में योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हैं। देवनाथ जी, शुक्रिया वन इंडिया को वक्त देने के लिए। सर, आपसे सबसे पहले मैं समझना ही चाहूँगा, अभी हम अश्विंदर जी से भी समझ रहे थे हादसे के संभावित कारणों को, क्या वजह हो सकती है, उसमें स्क्रैप पार्ट्स, मेंटेनेंस, कई अच्छे पक्ष बताएं अश्विंदर जी ने कि आखिर क्यों पुराने विमानों को, पुराने ये हमारे वायु सेना में जितने भी शामिल खास विमान हैं, उनको आज तक रखा गया है और उसकी उपयोगिता क्या है। आपसे सर समझना चाहेंगे संभावित कारण आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि लैंडिंग तो हो गई थी ठीक ठाक, लेकिन उसके तुरंत बाद विमान फिसला, 2 टुकड़ों में टूटा और फिर उसके थोड़ी देर बाद एक ऐसी खबर आती है जिसके बाद हम सब स्तब्ध हैं, 5 जाबाज हमारे बीच अब नहीं है। हाँ मुकुंद जी, जैसे कि एयर कमोडोर बहल ने बताया, टेक्निकल कारणों से भी इस तरह के हादसे हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार वेदर फिनोमेना भी जोरहाट की तरफ बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं इस सीजन में। जून का महीना है, जून का 13 तारीख हो गया है, अभी तक वहाँ मानसून जो है काफी एक्टिव हो जाता है। तो मानसून के सीजन में कई बार वहाँ फिनोमेना ऐसा होता है कि बादल नीचे आ जाते हैं। कई बार बादल सुबह शाम बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं। एक और फिनोमिना ईस्टर्न इंडिया में होती है, जो अचानक से बवंडर आ जाता है। एक काल बैसाखी नाम की फिनोमिना होती है कि आधा घंटा पहले लगता है कि आसमान साफ है, बादल दूर हैं, ऊपर हैं, जी। और अचानक से एक बवंडर जैसा आ जाता है। हवा की रफ्तार थोड़े देर के लिए 2 या 3 मिनट के लिए 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में जाती है। अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट आ जाते हैं। अब अगर लो क्लाउड वजह है तो जाहिर बात है पायलट लैंडिंग के समय इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। जोरहाट में ILS सिस्टम जब लैंड करेंगे तो पायलट को ऐसे तो जब वो रनवे से 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर है, ILS ले आता है। उसके बाद उसको अपनी आंखों से रनवे को देखकर लैंड करना पड़ता है। हम बोलते हैं क्रिटिकल ऑल्टीट्यूड। इसी बिल्कुल तरह से देवदत्त साहब, जाहिर तौर पर 5 जवान अब हमारे बीच नहीं हैं,
तो बार बार एक ही सवाल जो कि कमेंट बॉक्स में तैर रहा है, लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आम लोगों से जब हम बात करते हैं पिछले कई हादसों को देखकर भी, अश्विंदर जी जो हमें समझा भी रहे थे अभी कि जैसे जैसे विमान पुराने होते जाते हैं, उनके पार्ट्स, उनकी मेंटेनेंस, उनके फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं। बेशक उन्होंने ये दावे नहीं किए हैं कि कोई एक कारण हो सकता है इसमें से, इस बड़े विमान हादसे का। आप कैसे देखते हैं सर? और थोड़ा हम समझना भी चाहेंगे देवनाथ जी आपसे पहले, और फिर अश्विंदर जी के पास भी चलेंगे, कि विमानों की जो ये हम कहते लें सेवा की अवधि होती है, जैसे 40-50 साल पुराना लगभग बताया जा रहा है ये हमारा AN-32 विमान जो क्रैश हुआ है, इसके पीछे सर क्या कोई खास कारण होते हैं? बजट का इश्यू होता है, या फिर इसकी योग्यता ही इतनी अच्छी होती है, ये विमान इतने कुशल होते हैं कि इनको लगातार सेवा में इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, देखिए मुकुंद जी, होता क्या है, जैसे हर विमान को जब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सप्लाई करता है तो वो कह देता है कि ये हवाई जहाज आप 25 साल उड़ा सकते हो। फिर इसी तरह से हवाई जहाजों में आवर बता देते हैं कि ये जहाज आप 20,000 घंटे उड़ा सकते हो। फिर जैसे लैंडिंग गियर हम बात कर रहे हैं, बहुत ही मजबूत होने चाहिए, बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। जी। तो वो बोल देता है कि आप इस नए जहाज का जो लैंडिंग गियर आप 15,000 बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो नियम शर्त आमतौर पे ये होता है कि विच एवर कम्स अर्लियर, कि 25 साल पहले हो गए, या 20,000 साल की फ्लाइंग आवर्स पहले हो गए, या 15,000 लैंडिंग पहले हो गए, वो उसका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का तरीका होता है बताने का। अब होता ये है कि जैसे इंडियन एयरफोर्स है, हम डेमोक्रेसी हैं, तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम एक जहाज, सब जहाजों को 15-20 साल 25 साल उड़ाने के बाद मिड लाइफ अपग्रेड करा देते हैं। यानी उसको फिर से समझिए, या तो HAL में भेज देंगे, या रशिया में जो फैक्ट्री है वहां भेज देंगे। वहां पे पूरे जहाज को स्ट्रिप डाउन किया जाता है, रशियन एक्सपर्ट्स भी आते हैं, HAL के इंजीनियर्स होते हैं, और स्ट्रिप डाउन होने के बाद जितने क्रिटिकल कंपोनेंट हैं, जिसमें कि लाइफ एंड लिम्ब का सवाल है, जो कि एकदम खतरा नहीं उठा सकते, ऐसे कंपोनेंट्स को 100% रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद सर्टिफाई कर दिया जाता है कि ये जहाज और 10 साल उड़ सकता है, और समझिए 5,000 घंटे उड़ सकता है, और समझिए 2,000 लैंडिंग कर सकता है। ये मैं थोड़ा सा लंबा इसलिए बताया कि अपनी तरफ से जो एयरफोर्स के इंजीनियर्स होते हैं, HAL के इंजीनियर्स होते हैं, या रशियन हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि जहाज अगर उड़ रहा है तो पूरी तकनीकी छानबीन के बाद ही उड़ रहा है। एक जैसे कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं, विंग का स्पार है, या मेन नट बोल्ट जिससे कि विंग जुड़ा है, या लैंडिंग गियर, इनमें तो NDT करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। एक तरह का अल्ट्रासाउंड छोड़ा जाता है, उसको स्टडी करके देख लेते हैं कि कोई इंटरनल क्रैक तो नहीं है, फटीग क्रैक तो नहीं है। डाई टेस्ट होता है, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। मैं खुद भी ओवरऑल के साथ एसोसिएटेड रहा हूं, तो स्टैंडर्ड होता है कि हर जहाज को हर 25 घंटे के बाद इंस्पेक्ट किया जाता है, 50 और 100 घंटे के बाद अच्छी तरह से इंस्पेक्ट किया जाता है। अगर कोई भी पुराना सील, गास्केट, नॉन मेटेलिक पार्ट, प्लास्टिक पार्ट है, फैब्रिक कंपोनेंट है, उनको चेंज कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, ये देखा जाता है कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट हैं, क्या वो अंडर स्ट्रेस बोला तो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ज्यादा वाइब्रेशन, कम इम्पैक्ट, उसमें क्या काम कर रहे हैं, ये सब चेक करके ही हमारे इंजीनियर जहाज को सिलेक्ट करते हैं। अभी एयर कमोडोर बहल भी खुद भी देश के जांबाज फाइटर पायलट रह चुके हैं। इनका बहुत ही विहंगम तजुर्बा है। हर फ्लाइट के पहले जो पायलट है वो भी सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट स्टडी करता है। एयरफोर्स में हम बोलते हैं फॉर्म 700। लेकिन देखिए होता क्या है, एक लॉ है कि आप हर 10,000 घंटा उड़ाएंगे जहाज को तो एक एक्सीडेंट होगा। ये दुनिया भर की एयरफोर्स पर लागू है। अमेरिकन एयरफोर्स में भी वो कहते हैं कि हर 1,00,000 घंटे में एक एक्सीडेंट होगा, चाहे वजह कुछ भी हो। वजह पायलट की भी एरर हो सकती है, वजह टेक्निकल हो सकती है, वजह डिजाइन स्पेसिफिकेशंस में दिक्कत हो सकती है, कई बार मौसम, कई बार बर्ड हिट, तो नाना कारण हैं।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.